डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में डीसी जनरेटर को पूरा क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो डीसी जनरेटर को हमने पूरा क्लियर कर लिया था, तो उसमें अब आपको करना क्या है, अब आप उन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। सारी वीडियोज़ को देखिए नंबर वाइज नंबर, ठीक है। मैंने सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना के दे दी है आपको, ठीक है। आप उसमें चेक कर लेना, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोज़ को देख लेना आप, और उसके बाद अगर उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर, जो कि डीसी जनरेटर के बिल्कुल समान ही होती है। क्या होती है? डीसी जनरेटर के समान ही होती है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन समान होता है, बस सप्लाई चेंज हो जाती है। उसमें हम लोग वोल्टेज को जनरेट कराते थे और इसमें हमें वोल्टेज मिलता है, ठीक है। उसमें जनरेटर हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज को जनरेट करवाते थे, ठीक है। प्राइम मूवर की सहायता से हम लोग जनरेटर को रोटेट करवाते थे। रोटेट करने के बाद हम लोग क्या कराते थे, वोल्टेज जनरेट हो जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग वोल्टेज सप्लाई से लेते हैं, ठीक है, और फिर हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डीसी मोटर का काम क्या होता है, ठीक है। डीसी मोटर का काम क्या होता है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि बस आप जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, हर एक बच्चा एक स्टूडेंट को इसको ज़रूर शेयर करेगा, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इतना आपको करना है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए डीसी मोटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है, देखिए डीसी मोटर मतलब डायरेक्ट करंट हम लोग यूज देते हैं डीसी मोटर को, ठीक है। तो देखिए इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डीसी मोटर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डीसी मोटर का काम क्या होता है, तो वह मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, वह मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने ये हमारी कोई मोटर थी, तो इसको हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी मोटर का काम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, डीसी मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप देख रहे हो, डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन दोनों का एक जैसा ही होता है, ठीक है। दोनों का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक जैसा ही होता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम इसमें वर्किंग देखेंगे कि डीसी मोटर की वर्किंग क्या होती है, डीसी मोटर की वर्किंग क्या होती है, हम ये पता करेंगे, है ना। तो वर्किंग में हम ये देखेंगे कि हमारी मोटर घूमती कैसे, किस डायरेक्शन में घूमती है, कहाँ कितना फोर्स लगता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका ये किसके सिद्धांत पर वर्क करता है, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। किसके सिद्धांत पर वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करेगा। तो ये पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, ये पॉइंट लिख लीजिए कि डीसी मोटर EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो EMI के सिद्धांत पे काम करती है। EMI की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारी मोटर रोटेट कैसे करती है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो पोल ले लिए, मान लिया वो किसी भी मटेरियल के हैं। एक पोल मैंने यूँ लिया और दूसरा पोल मैंने ऐसे ले लिया, ये, ठीक है। हमने दो पोल ले लिए। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, मैंने मान लिया नॉर्थ पोल, ये हमारा क्या है, साउथ पोल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या है हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल।
तो जब ये पोल हैं तो हम जानते हैं पोल के ऊपर ही हम लोग क्या लपेटते हैं, वाइंडिंग्स को लपेटते हैं, फील्ड वाइंडिंग को। पोल के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को लपेटते हैं। ये बात हम सब जानते हैं ना, हमने जनरेटर में पढ़ रखा है, कंस्ट्रक्शन है ना। तो जनरेटर और मोटर का कंस्ट्रक्शन एक जैसा होता है ना, तो आप जनरेटर का पढ़ लो और मोटर का पढ़ लो, दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो देखिए मान लो, अब ये एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, ये आप बात किसी को पता नहीं रहती है ज़्यादातर, ठीक है, कि ज़्यादातर स्टूडेंटों को ये बात नहीं पता रहती है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते कैसे हैं। तो देखिए मैंने मान लिया कि कोई मटेरियल था, मेरे पास कोई मटेरियल था, तो मटेरियल में होता क्या है कि जब हम वायर को मान लिए ऐसे ऐसे लपेटा, वायर को ऐसे ऐसे लपेटा, तो मैंने मान लिया वो क्या बना, हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल तो बन गया, अब हम साउथ पोल कैसे बनाएंगे, तो वायर को जस्ट अपोजिट लपेट देंगे, ठीक है, वायर को जस्ट अपोजिट लपेट देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इसको हमने डीसी सप्लाई दे दी, इसको हमने डीसी सप्लाई दे दी। कौन सी सप्लाई दे दी, इसको हमने डीसी सप्लाई, इसको हमने क्या दिया, डीसी सप्लाई दे दी। VDC लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, VDC। अब हम सब जानते हैं कि ये क्या है, ये हमारा कोई मटेरियल था, इसके ऊपर हमने बाइंडिंग कर दी तो ये पोल्स बन गए, और जब हमने इसको क्या कर दिया, सप्लाई दी थी, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे। देखिए हमने इसको सप्लाई दी थी तो अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे, है ना। और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स निकलेंगी, जो कहाँ से कहाँ को जाती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएंगी, साउथ में जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते क्या हैं, देखिए मोटर को रोटेट कैसे कराते हैं, अब हम ये देखते हैं ना। तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन निकल रही थी, तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग का मतलब है कि ऐसा कंडक्टर जिसमें कि धारा हो, ठीक है, मतलब धारावाही चालक होना चाहिए, जिसमें से करंट फ्लो होना चाहिए, है ना, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो एक फोर्स का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। मान लिया मेरे पास ये कंडक्टर था, ठीक है, मान लिया ये पेन है, मैंने इसको कंडक्टर मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने सप्लाई दी थी, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने इसको यहाँ रख दिया ऐसे, तो ये अपने एक फोर्स का अनुभव करेगा, और ये क्या करेगा, फोर्स का अनुभव करेगा, तो ये रोटेट करेगा, है ना। तो देखिए कैसे रोटेट करता है, मैंने मान लिया ये एक कंडक्टर है, ये मैंने एक कंडक्टर मान लिया, क्या है, एक कंडक्टर, ओके। इसको भी हमने एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, मान लो ये एक सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट ऐसे करके कर दिया, प्लस माइनस, ठीक है, इसको भी हमने एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। यही भाग तो रोटेट करता है हमारा, आर्मेचर जिसको हम बोलते हैं, यही भाग तो हमारा रोटेट करता है मोटर का। तो हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया तो इसमें करंट आएगा, कौन सा करंट, आई, करंट कौन सा आएगा, आई करंट। तो करंट यहाँ से चलेगा ऐसे करके किधर आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल अपना सर्किट पूरा कर लेगा, ठीक है, करंट यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो अब देखिए कि अब हम लोग पता कैसे करते हैं कि हमारी मोटर कैसे रोटेट करेगी, है ना। तो हम लोग पता कैसे करते हैं कि मोटर हमारी कैसे रोटेट करेगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डीसी मोटर में हम लोग फ्लेमिंग की कौन सी नियम का यूज करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कि मान लिया ये है, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट हैंड। अब देखिए फ्लेमिंग तो है नहीं, है ना, तो हमें अपना ही तो हाथ यूज करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, फ्लेमिंग का हाथ तो लेके आओगे नहीं। तो क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अपना लेफ्ट हैंड लिया, और करना क्या है हमें, इसमें करना क्या है हमें, देखिए इसको हमें 90 डिग्री एंगल पर रखना है, तीनों उंगलियों को, है ना, मतलब एक दूसरे के लंबवत रखना है, ठीक है। तो होगा क्या, जब इसको एक दूसरे के हमने क्या करा, 90 डिग्री एंगल पर रखा, तो हमारी ये पहले वाली ये वाली जो उंगली है, ये है ना, ये वाली उंगली किसकी डायरेक्शन को बताएगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। मैंने आई से शो कर दिया इसको,
और ये वाली जो उंगली है ये वाली हमारी ये वाली, तो ये किसकी डायरेक्शन को बताएगी, ये किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जहाँ से निकलेंगी उसकी डायरेक्शन को बताएगी। और जो थंब है हमारा ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अब मान लो हमें इस पॉइंट पे अपना निकालना है क्या, वो निकालना है फोर्स, कि फोर्स यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, है ना, इस कंडक्टर में फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो हम जानते हैं कि अब देखिए हमने इसको क्या किया, फिगर में रख दिया। देखिए मैं यहाँ पे एक साइड में बना के समझाता हूँ कि मान लो ये कंडक्टर है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब वो इसमें पूछ ले कि इस कंडक्टर में हमारा फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आप ये समझो, जहाँ पे करंट अंदर जाता है उसका मतलब होता है क्रॉस, मतलब क्रॉस का मतलब करंट अंदर, और करंट जहाँ से बाहर आता है उसका मतलब होता है डॉट, तो उसका मतलब है करंट बाहर। तो ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए। अब देखिए मान लो इस पॉइंट में निकालना है, देखिए इसी आर्मेचर का हमने एक पॉइंट ले लिया ये, तो इसी पॉइंट पे तो निकालना है हमें। अब देखिए मान लिया मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे ही तो जा रही थी, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की उंगली कौन सी है, ये वाली तो है ना, तो हमने ऐसे रख दिया। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन में हो गई हमारी उंगली, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट वैसे तो ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारा इस उंगली के अकॉर्डिंग करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए अब उंगली हमारी जो करंट वाली थी वो ऊपर जा रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अपनी जगह ही है, लेकिन फोर्स आप देखिए, फोर्स मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, कॉपी की तरफ जा रहा है, मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, कॉपी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कॉपी के अंदर फोर्स लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कॉपी के अंदर फोर्स लगा रहा है। तो ये वाला जो कंडक्टर था ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा या नहीं करेगा। देखिए मैं कॉपी की सहायता से और आपको समझाना चाहूँगा, कॉपी की सहायता से भी समझा देता हूँ। मैंने मान लिया ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, एक आर्मेचर है, एक आर्मेचर है। इससे शायद आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ किसी और चीज़ से समझाता हूँ, वेट करिए आप लोग एक मिनट। चलिए ये पेन ले लिया मैंने, ये पेन ले लिया, तो इस पेन पे क्या है, ये मैंने मान लिया हमारा आर्मेचर था, ये हमारा क्या था, आर्मेचर था, ठीक है, ये आर्मेचर था। तो इसको हमने क्या किया, जब हमारा फोर्स इस पे लगेगा तो हमारा कुछ इस टाइप से नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। जब इस पे मान लो कोई भारी वेट हम इस पर डाल रहे हैं तो ये ऐसे नीचे की तरफ झुकेगा या नहीं झुकेगा, ठीक है। और जो इधर वाली चीज़ है वो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ रोटेट नहीं करेगा, इस तरीके से रोटेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इस तरीके से ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा, इसकी डायरेक्शन हमें पता चली कैसे निकालते हैं हम लोग, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि यार यहाँ पे फोर्स यहाँ लग रहा है, लेकिन अब हम इस पॉइंट पे देखें तो फोर्स कहाँ लगेगा, तो हमने फिर से भैया अपना हाथ यूज किया। तो क्या करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन वाली कौन सी है, ये वाली उंगली है, तो इस उंगली को हमने मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन में रख दिया। अब देखो करंट हमारा नीचे आ रहा है तो हम उंगली को ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए हमने करंट की डायरेक्शन में कहाँ रख दिया उंगली को, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। कहने का मतलब है कि ये पूरा आर्मेचर था, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ, यहाँ फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ। जब अंदर बाहर लग रहा था तो इस तरीके से ये रोटेट करने लगेगा, ठीक है, रोटेट करने, यहाँ फोर्स लग रहा अंदर की तरफ तो ऐसा हो गया, यहाँ फोर्स लग रहा बाहर की तरफ तो ये ऐसा हो गया। इस तरीके से हमारा आर्मेचर रोटेट करता है मोटर का, ठीक है। तो मोटर की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एकदम क्लियर, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जब ये रोटेट करेगा तो देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जब ये रोटेट करेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को क्या करेगा, काटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को क्या करेगा, काटेगा, और काटेगा तो ये एक ईएमएफ जनरेट कर लेगा। कौन सा, एक ईएमएफ जनरेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईवी, ईएमएफ जनरेट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग ईवी। ईवी का मतलब होता है बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ हिंदी में बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं फ्लेमिंग की बात करता हूँ, तो जो हमारी, देखिए फ्लेमिंग को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है, ये वाली जो फिंगर होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर हमारी किसको दर्शाती है, करंट को,
ठीक है। मिडिल फिंगर हमारी किसको दर्शाएगी, करंट को। और जो हमारी ये वाली फिंगर है, ये वाली पहली वाली है ना, ये क्या बताएगी हमारी, ठीक है। फोर फिंगर हमारी क्या बताएगी, फोर फिंगर मिडिल फिंगर, फोर फिंगर हमारी क्या बताएगी, फोर फिंगर हमारी क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जो हमारा थंब है, अंगूठा, ये किसको बताएगा, फोर्स को, थंब, थंब, थंब किसको बताएगा, फोर्स को। देखिए फोर्स मैंने लिख रखा है ना, एफ, तो ये किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग मोटर डीसी मोटर में हम लोग किसके सिद्धांत का यूज करते हैं, तो डीसी मोटर का सिद्धांत किस पे वर्क करता है, डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर वर्क करती है, तो ईएमआई के सिद्धांत पर वर्क करती है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हम किसके नियम से पता कर सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। जनरेटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता कर रहे थे, है ना। तो क्या है कि इसकी जो मिडिल फिंगर होगी वो किसको बताएगी, फ्लेमिंग की करंट को बताएगी। फोर फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और थंब किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एकदम, ठीक है। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब हम बात करेंगे ईएमएफ की, जो हमने जनरेट किया था, बैक ईएमएफ है ना, जिसको हमने क्या किया था, जनरेट किया था, जिसको हमने जनरेट किया था, ठीक है। तो देखिए बैक ईएमएफ क्या होता है, तो होता क्या है कि हमने आपको बता दिया है वैसे बैक ईएमएफ होगा क्या। देखिए हम लोग जनरेटर के केस में क्या कर रहे थे, उसमें सप्लाई को हम लोग पैदा कर रहे थे, मतलब वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे थे, पैदा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमें वोल्टेज मिल रहा है, इसमें हमें वोल्टेज मिलता भी है। देखिए अगर मान लो, चलो एक फिगर बना के समझते हैं। देखिए ये पूरी कहानी लिखी है, ये आपको रटना नहीं है, आप समझ जाएंगे वैसे भी, एक बार इसको पढ़ लीजिए। जब मोटर को विद्युत सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है, मैंने मान लिया ये कोई संट मोटर है, मैं एक चलो एक मोटर लेके चलता हूँ, जिससे सिर्फ समझाने के लिए है आपको, ये फिगर आपको बनाना नहीं है ना, सिर्फ समझ लेना आप इसको। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा क्या है, आर्मेचर, ठीक है। तो होता क्या है कि हम इसको सप्लाई देंगे, कौन सी, V, मतलब अप्लाइड वोल्टेज। भाई मोटर को जब हम सप्लाई देंगे तभी तो वो घूमेगी, तो जब हम उसको सप्लाई देंगे तो करंट हमारा यहाँ से चलेगा, ठीक है, यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो IA करंट आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, ISH जाएगा, क्यों, क्योंकि शंट है। और आर्मेचर में ये क्या जनरेट करेगा, EB, बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, क्यों, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन में रोटेट करेगा तो इसमें एक EMF जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब देखिए लेंजेस लॉ के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो भी वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, उसके द्वारा ही तो हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जिससे हमारा बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ये उसी के, जिस चीज़ से बैक ईएमएफ आया था उसी का ये विरोध करेगा, ठीक है। मतलब आप देखिए, तो V बराबर माइनस का EV हम लिख सकते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये B से ही तो डेवलप हो रहा था बैक ईएमएफ, तो जो बैक ईएमएफ डेवलप हो रहा था ये उसी के कारण का विरोध कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण ये बैक ईएमएफ आ रहा था उसी के कारण का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से करंट IA और ISH, ठीक है, शंट करंट बोल दिया हमने इसको। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए सप्लाई दे दी हमने इसको, ये रोटेट करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बैक ईएमएफ क्या होता है। तो अब इसको आप पढ़ लीजिए। जब मोटर को विद्युत सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है, देखिए मोटर को हमने विद्युत सप्लाई के साथ जोड़ दिया V, तो मोटर का आर्मेचर मुख्य क्षेत्र की बल रेखाओं में EMF प्रेरित होता है। तो देखिए इसके अंदर EMF एक प्रेरित हुआ या नहीं हुआ, उसी को तो बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसके अंदर जो वोल्टेज डेवलप हुआ उसी को तो बैक ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। जिसकी दिशा प्रयुक्त वोल्टता की विपरीत होती है। देखिए ये विपरीत का साइन मैंने दिखाया है, नेगेटिव। जिस प्रयुक्त वोल्टता क्या है, अप्लाइड वोल्टेज V, ठीक है, विपरीत होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस विपरीत दिशा या प्रभाव के कारण इसी विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए इसको विरोधी विद्युत वाहक बल हम लोग कहते क्यों। देखिए एक तो वोल्टेज है हमारा अप्लाइड वोल्टेज, जो कि हम लोग मोटर को दे रहे हैं ना, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर को दे रहे हैं। लेकिन एक वोल्टेज जनरेट भी हो रहा है मोटर में एक वोल्टेज जनरेट भी हो रहा है। तो जो वो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। और तो बैक ईएमएफ करता क्या है, बैक ईएमएफ का काम है कि ये अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज को
के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा है ना। तो कभी भी कोई भी मोटर हो उसमें हमें अप्लाइड वोल्टेज बैक ईएमएफ से क्या रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। बैक ईएमएफ से अप्लाइड वोल्टेज क्या रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अप्लाइड वोल्टेज हमेशा बैक ईएमएफ से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था विद्युत भागफल कहते हैं, इसलिए प्रयुक्त वोल्टता का मान अधिक होना चाहिए। देखिए हमने प्रयुक्त वोल्टता का मान अधिक दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि बैक ईएमएफ के प्रभाव को खत्म किया जा सके, ठीक है। देखिए मैं दो तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले बैक ईएमएफ, मान लिया बैक ईएमएफ की वैल्यू है 8, ठीक है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 10, उसकी वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो बैक ईएमएफ अपना 8 वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज वाला 8 वोल्टेज को क्लियर क्या कर देगा। मान लो 10 वोल्टेज किसका आ रहा था, अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है, और बैक ईएमएफ का कितना था 8 वोल्टेज, तो दोनों का माइनस होगा, 2 वोल्टेज तो हमारी मोटर में बचेगा ना, ठीक है। जितना चाहे उतना अपोज ये कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा अप्लाइड वोल्टेज बचेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारी मोटर चलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपोज कर देगा और दोनों के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए वी का मतलब क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, V बराबर EV का मतलब है बैक ईएमएफ प्लस IaRa, मतलब इसमें जो ड्रॉप हो रहे हैं वो, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज देखिए ये तो हमारा जनरेट हो रहा था बैक ईएमएफ प्लस IaRa मतलब इन दोनों की लॉसेस और इसमें जो भी जनरेट हो रहा, इन दोनों को मिला के ही तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज बनेगा। तो अब हमें बैक ईएमएफ निकालना है यहाँ से, तो बैक EV को हम यहाँ ले आए, देखिए V यहाँ था, IaRa को हम यहाँ ले आए, तो EV बराबर क्या होगा, V माइनस का IaRa। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें आर्मेचर करंट अगर हमसे पूछ लेगा तो V माइनस का EV अपॉन RA, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बैक ईएमएफ हमेशा किस किस पर डिपेंड करेगा, आर्मेचर जिस स्पीड से घूमता है, आर्मेचर जिस स्पीड से घूमता है उस पर डिपेंड करता है बैक ईएमएफ। ये है हमारा बैक ईएमएफ, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और फ्लक्स लाइंस, जो फ्लक्स लाइंस हमारी ऐसे करके निकल रही थी ना, ऐसे करके निकल रही थी, उन पे डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो ये वाली वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा बैक ईएमएफ। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है, वह बल जो चालक को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाता है। हमने पढ़ रखा है ना पीछे कि वो इस तरीके से, जब मैं रोटेट करके आपको बता रहा था इस तरीके से, तो वो जो रोटेट कर रहा था वो एक फोर्स के कारण ही रोटेट कर रहा था, एक बल के कारण ही रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो वही चीज़ क्या होता है, बल आघूर्ण। तो वही इसने लिख दिया है, वह बल जो चालक को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाता है अथवा घुमाने का प्रयत्न करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी। देखिए बल आघूर्ण हम लोग सब लोग जानते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू दूरी, या बोल सकते हैं हम लोग F इंटू डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो T बराबर EV/Ia अपॉन 2π, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, EV/Ia। EV का मतलब यहाँ पे क्या है, बैक ईएमएफ, IA का मतलब है आर्मेचर करंट, अपॉन में 2π, और N का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ आर्मेचर, जिस स्पीड से आर्मेचर हमारा घूम रहा है वो, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना, बस याद करना है, ठीक है, कि बल आघूर्ण जहाँ पे हमें निकालना होगा तो T बराबर किस तरीके से निकालेंगे, किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो आपको याद करना है, ठीक है। अब हम सॉफ्ट बल आघूर्ण की बात कर लेते हैं, सॉफ्ट बल आघूर्ण की, ठीक है। सॉफ्ट क्या होती है यार, ठीक है, सॉफ्ट हम लोग वैसे जनरेटर में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। सॉफ्ट मैंने बताया था आपको, अगर जनरेटर की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। तो सॉफ्ट मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जो आर्मेचर होता है वो किस पे कनेक्ट रहता है, शाफ्ट पे ही कनेक्ट रहता है ना। तो जो शाफ्ट होती है वो आपने देखी होगी, किसी भी जनरेटर में देख लेना आप, या मोटर में देख लेना, जो बेलनाकार आकार की होती है, कुछ इसी टाइप की मान लो, जो जिसके ऊपर क्या रहता है, आर्मेचर कनेक्ट रहता है, और वो शाफ्ट अंदर से क्या करती है, रोटेट करती है, तभी तो आर्मेचर हमारा रोटेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, वो शाफ्ट होती है, ठीक है, बेलनाकार आकार की होती है। तो मोटर की शाफ्ट के द्वारा उपयोगी कार्य होता है, ठीक है। इसे शाफ्ट टॉर्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शाफ्ट टॉर्क कहते हैं। किस बल से शाफ्ट पे कितना बल लग रहा है, कितना कार्य हो रहा है, ठीक है, वही चीज़ होता है टॉर्क। तो शाफ्ट पर मतलब कितना बल लग रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो शाफ्ट पर उपयोगी शक्ति ब्रेक हॉर्स पावर, देखिए BHP का मतलब क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, में ज्ञात की जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है T, SH का मतलब क्या है, T शाफ्ट,
ठीक है, सॉफ्ट वाला गुण। तो 735.5 ये bhp की वैल्यू होती है इंटू bhp ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन 2πn, जहाँ पे n क्या है, आर्मेचर जिस स्पीड से घूम रहा है वो है, ठीक है। और इसका क्या है, ये यूनिट किसकी है, न्यूटन मीटर। इसका क्या मतलब है, न्यूटन सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अब मैं बता दूं आपको, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मोटर में जो पावर होती है वो किस पे होती है, ठीक है। मोटर के अंदर जो पावर होती है वो किस चीज़ पे होती है, तो किस पे होगी, शाफ्ट पे होगी, है ना। देखिए, शाफ्ट पर उपयोगी शक्ति ब्रेक हॉर्स पावर में ज्ञात की जाती है। किसके ऊपर ज्ञात करेंगे हम लोग, शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेना, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि मोटर में हम लोग किसके नियम का यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। मोटर की बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, तो स्पीड और फ्लक्स पर डिपेंड करता है, स्पीड और फ्लक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। बैक ईएमएफ में अप्लाइड वोल्टेज हमेशा मोटर के अंदर अप्लाइड वोल्टेज हमेशा बैक ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ पता है हमें, ठीक है। और ये वाले फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं, ठीक है। अब हम बता दें आपको, एक पॉइंट आपको और याद करना है कि मोटर का काम क्या होता है। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और किसके सिद्धांत पर करता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये फ्लेमिंग क्या करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें जो मिडिल फिंगर हमारी होती है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है, फर्स्ट फिंगर फोर फिंगर हमारी होती है वो किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, और थंब हमारा होता है फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो यही सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप लोग याद कर लेना। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।